नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। द विजडम वीव विद अतुल चतुर्वेदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सर गंगानाथ झा छात्रावास से जुड़ी कुछ यादों की। जब मैं ये चर्चा कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने घूम रहा है सर गंगानाथ झा छात्रावास का प्रांगण, बड़े बड़े पेड़, बड़ा गोलाकार पूरा छात्रावास, उसका वरामदा, कॉमन हॉल और एक नोटिस बोर्ड जो कॉमन हॉल के बाहर लगा हुआ था। आप सोच सकते हैं कि इसमें खास बात क्या है, तो मैं बता दूं। या हम लोगों का हॉस्टल में एडमिशन हुआ तो छात्रावास में पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं, कुछ खेल कूद के रुचि वाले भी थे और सांस्कृतिक गतिविधियां या जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं उसमें भी रुचि वाले कुछ लोग होते थे। और बहुत से लोग वहाँ पर इन चीज़ों को जब होते देखते हैं तो उनके अंदर भी इस रुचि का एक प्रादुर्भाव हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। हम लोग देखते थे चलते फिरते कि एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर कि जैसे बड़ा सा चौकोर नोटिस बोर्ड है, उस पर एक लोहे की जाली है और उस पर लिखा हुआ था अंडर द नीम ट्री क्लब। हम लोग ने पता करने की कोशिश की, लेकिन उस समय इतने साधन नहीं थे कि लोगों से संपर्क हो सके, तो हम जान नहीं पाए कि यह अंडर द नीम ट्री क्लब कब बना, किसने बनाया। लेकिन इतना तय था कि सर गंगानाथ झा छात्रावास में 1978 में जब हम लोग आए हैं, 78-79 के सेशन में आते आते 79 हो गया था, तब ये अंडर द नीम ट्री क्लब का बोर्ड वहां पर था, अर्थात ये उसके पहले कभी बना हुआ। हमारे बैचमेट श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा में आए, पीसीएस में, और IAS होकर कमिश्नर होकर वो रिटायर हुए। उनकी साहित्य में बहुत अभिरुचि थी, साहित्यिक गतिविधियों में अभिरुचि थी। हमारे बैच में बैनी माधव शुक्ला जी की भी अभिरुचि साहित्यिक थी और भी बहुत से लोग थे। तो वीरेंद्र कुमार सिंह और हम लोगों ने सोचा कि ये अंडर द नीम ट्री क्लब के बैनर को ही फिर से पुनर्जीवित किया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक हाथ का लिखा, अब आप उसको समाचार पत्र तो नहीं कहें लेकिन एक पत्रिका कह सकते हैं, वो निकालनी शुरू की, जिसमें कि वीरेंद्र कुमार सिंह लिखते थे। कुछ सामग्री हम लोगों ने इकट्ठी की और उसके कुछ अंक निकले और वो अंडर द नीम ट्री क्लब के बैनर के तहत हुआ। फिर हम लोगों ने आगे चल के एक वैचारिक गोष्ठी, सेमिनार, आप उसको जो भी कहें, उसका आयोजन किया जो कॉमन हॉल में हुआ था। जब मैं ये चर्चा कर रहा हूँ तो उन लोगों को ये बात याद आ जाएगी कि ये जो सेमिनार हुआ था, इसमें डॉक्टर A.B. लाल साहब, प्रोफेसर A.B. लाल, जो वाइस चांसलर भी रहे, पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे और राष्ट्रीय लेवल पे जिनकी विद्वता की धाक और ख्याति थी, उनको हम लोग लाना चाहते थे। हम लोग ने प्रयास किया और उस प्रयास को रंग लाने में, सफलता दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा हम लोगों के हॉस्टल के सीनियर, जो बाद में आयकर आयुक्त बने, IRS में आए, श्री अमरेश चंद्र शुक्ला सर। उनके प्रयासों से ये सेमिनार में प्रोफेसर A.B. लाल साहब आए, डॉक्टर आलोक पंत आए और एक बहुत अच्छी वैचारिक गोष्ठी सेमिनार हुआ। और इसकी सर गंगानाथ झा छात्रावास में परंपरा रही थी, उसी परंपरा में ये आगे बढ़ा। और इस सेमिनार में जो हम लोग तो नए नए पहुंचे थे, अंडर द नीम ट्री क्लब के बैनर के तहत जब ये होता है, तो एक साथ नए यंगस्टर्स में एक ये अंदर से उत्साह की लहर दौड़ी कि हाँ, हम लोग जो हैं उनको साहित्यिक गतिविधियों में भी भाग लेना है और इस किस्म के कार्यक्रम कराने हैं। प्रोफेसर A.B. लाल साहब को
हॉस्टल के सेमिनार में लेके आना उस समय में कोई एक छोटी उपलब्धि नहीं थी। बाद में भी बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, जैसे मैंने चर्चा की कि पुराने एक एपिसोड में मैं चर्चा कर चुका हूं कि हम लोगों ने क्रिकेट टीम जो हमारी जीती थी उसका स्वागत किया था, और अनेक किस्म के प्रोग्राम होते रहते थे। एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, और हम हॉस्टल वाले जब पेड़ लेने गए तो नहीं मिल पाए। श्री प्रमोद शंकर सिंह सर उस समय सोशल सेक्रेटरी थे, और हम सब छात्रावासियों ने चंदा करके फिर हम लोग पौधे लेके आए, और सर गंगानाथ झा छात्रावास में हम लोगों ने बहुत जोर शोर से धूमधाम से वृक्षारोपण किया। और उसमें से बहुत से वृक्ष बाहर की बाउंड्री पे अशोक के वृक्ष थे, अंदर जहाँ हॉस्टल में कॉर्नर्स हैं तो काफ़ी जगह तो वृक्ष थे, लेकिन कुछ स्थानों पर नहीं थे। जैसे कि जिस जगह पे 6th ब्लॉक में टर्न है उस जगह पर नहीं था, उसके बाद पहले और दूसरे ब्लॉक के बीच का जो टर्न था वहाँ पर जो पेड़ था पुराना नहीं रहा था, तो वहाँ पेड़ लगा। हॉस्टल की बाउंड्री पर पेड़ लगे, अशोक पेंडुला के पेड़ लगे और अशोक के नॉर्मल पेड़ भी लगे। तो ऐसे हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया। फेट के आयोजन की मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। हॉस्टल में किस्म किस्म की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती थी, और यही कारण थे कि एक तरफ सिविल सर्विसेज के जब रिजल्ट आ रहे हैं या सरकारी सेवाओं के रिजल्ट आ रहे हैं तो सर गंगानाथ झा छात्रावास या अन्य छात्रावासों के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते थे, और इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम में और स्पोर्ट्स में भी छात्रावास में उस समय एक ऐसा माहौल था कि लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, और उससे उनको एक बहुत अच्छा निखरने का मौका मिलता था। अब ये जो इलाहाबाद के किस्से हैं जो अब प्रयागराज हो गया है, इनका कुछ सिलसिला ऐसा है कि अगर मैं इसको शुरू करूं तो मन में इतनी बातें, इतनी यादें उमड़ने घुमड़ने लगती हैं कि लगता है कि क्या सहेज के रखूं और क्या इसी एपिसोड में बता दूं। लेकिन दूसरी जो मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूं, ये कई साल पहले, यानी जब हम हॉस्टल पहुंचे थे सर गंगानाथ झा छात्रावास में, उसके पहले की है। भारत भारती आवास विद्यालय हुआ करता था 8 हेस्टिंग्स रोड पर। उसमें 1971 में मेरे मौसा जी स्वर्गीय प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और मेरी बड़ी मौसी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा चतुर्वेदी जी ने हमारा एडमिशन कराया था। और ये इस किस्म की चीज़ थी कि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं हॉस्टल में जाके रहूं, पढ़ाई करूं, और उन्होंने ये मेरी इलाहाबाद वाली मौसी और मौसा जी के ऊपर छोड़ दिया था कि मैं कहाँ पढ़ूंगा। और इलाहाबाद में उन्होंने मेरा एडमिशन भारत भारती आवास विद्यालय में कराया जो सर्किट हाउस से लगा हुआ था। मैं उसमें जाके रहा, और उसमें 3 साल जो मैं पढ़ा उससे बहुत फ़र्क ये पड़ा कि अपना खुद का काम करना, वहीं जो रहते थे स्टूडेंट्स वही एक दूसरे के लिए बारी बारी से खाना परोसते थे, अपने बिस्तर खुद करते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे। ये उस समय चीज़ें दिक्कत की लगती थी, लेकिन आगे जीवन में एक कहना चाहिए आत्मनिर्भर बनने में इन चीज़ों का भी बड़ा योगदान रहा था। जो भारत भारती हॉस्टल था, इसके ठीक सामने एक बिल्डिंग बनी थी, और हम लोगों को उस बिल्डिंग का बड़ा ध्यान था। और अगर आप लोग कभी राजापुर की तरफ से जाएं और सर्किट हाउस वाले मोड़ पर घूमें तो लेफ्ट हैंड पे भारत भारती विद्यालय था जो अब टंडन जी की कोठी है, और राइट हैंड पे एक बिल्डिंग थी अशोकनगर, अब वहाँ पीछे बन गया है बाहर। उसका बिल्डिंग का नाम था पूरब पश्चिम, और उसी समय पूरब पश्चिम एक फिल्म भी आई थी। तो मालूम नहीं दोनों में से किसने किससे प्रेरणा ली। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि इलाहाबाद कैसा लगता था। जब हम लोग 7th में थे तो इस परिसर से भारत भारती स्कूल वालों ने कुछ संख्या बल बढ़ने की वजह से एक दूसरा परिसर किसी अरेंजमेंट में लिया जहाँ के 7th और 8th के बच्चे पढ़ने जाते थे। वो जो स्थान था वो और आगे जाके, जहाँ बाद में कभी RTO ऑफिस भी मैंने देखा बना, और बताते हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कोठी थी।
वहाँ हम लोग रोज़ पैदल पढ़ने जाते थे, उसकी यादें हैं। उस कोठी की, उस स्कूल के कंपाउंड की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो बहुत ऊंचे टीले पे था। अगर आप नीचे देखें तो नीचे गंगा नदी बह रही है और कम से कम 20 फुट की ऊंचाई होगी, हो सकता है और ज़्यादा रही हो। हम लोग किनारे एक रास्ता बना था, उससे निकल के नीचे भी चले जाते थे और गंगा तट के किनारे भी खेलते थे और शाम को हॉस्टल वापस आ जाते थे। इस हॉस्टल का एक वो भी मुझे याद है कि 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ और वो मेरा पहला साल था हॉस्टल में। तो ब्लैकआउट होता था और रात को पूरा अंधेरा और काले कागज़ लगा दिए गए थे रोशनदानों में। तो हम लोग वो भी समय को याद करते थे। और मुझको ये भी याद है कि चर्चा आई थी कि आगरा में पाकिस्तान के साइबर जेटों ने हमला कर दिया है। तो मैं चूँकि आगरा के पास का ही रहने वाला था तो और कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे, तो अपने घर की याद भी आती थी और डर भी लगता था। हम लोग भारत भारती में रहते थे तो कई बार पैदल जाते थे। हाई कोर्ट के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ तक दर्शन करने लाइन लगा के ले जाया जाता था। वहाँ दर्शन करते थे और उसी मंदिर के बाहर या उसी के प्रांगण में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें 1857 में अंग्रेज राज के विद्रोहियों को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया था। ये सब चीज़ें हम लोग जानते थे, हम लोगों को बताई जाती थीं। और मेरा मानना है कि इस किस्म की बातों से एक बालक का चरित्र निर्माण होता है और उससे आगे बढ़ के एक राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। और चूंकि इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, एक ऐसा स्थान रहा है जो हर युग में, युग इसलिए कह रहा हूँ कि त्रेता युग तक के किस्से इलाहाबाद या प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, तो हर युग में उस शहर की एक भूमिका रही है। और वो चाहे रामचंद्र जी का ज़माना रहा हो जब वो भारद्वाज आश्रम पर आते हैं, या मेडिवल पीरियड हो जब अकबर वहाँ किला बनाता है, अथवा भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो 1857 का, या उसके बाद की अंग्रेज़ों की लड़ाई हो जो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई और जिसमें बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने अलग अलग दल बना के भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। और इस सारी गतिविधियों में एक बहुत बड़े केंद्र का रूप इलाहाबाद ही कर रहा था। बाद में सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट्स में, या बाद की राजनीति में भी इलाहाबाद का रोल रहा है। इलाहाबाद के किस्से बताने में एक आनंद की भी अनुभूति होती है, एक हम लोग उस पुरानी चीज़ को रिविज़िट भी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक उद्देश्य ये भी है कि यंगर जनरेशन को जब ये बातें पता चलें तो उनको इससे एक उत्साह तो मिले ही, प्रेरणा भी मिले, जानकारी तो मिले, लेकिन एक रास्ता भी दिखे कि हाँ, हम जिस स्थान पर पढ़ रहे हैं या जिस स्थान से जुड़े हैं उसका ऐसा अद्भुत इतिहास है। मैंने इंटरव्यू या डिस्कशन की श्रृंखला शुरू की है, उसमें शामिल होना चाहें तो आप मेरे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारियों का, आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का सदैव स्वागत भी है और अपेक्षा भी है। आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में कुछ और यादों के साथ, कुछ और बातों के साथ मुलाकात होगी। और मैं आपको ये और बता दूं कि बहुत जल्दी, जैसे पहले एपिसोड आ चुका है एक सुमित्रा नंदन पंत जी पर, तो बहुत जल्दी महाप्राण निराला पर एक हमारी इसी सीरीज़ में चर्चा आने वाली है, महाप्राण निराला के प्रपौत्र डॉक्टर विवेक निराला के साथ। उसका इंतज़ार करिए। आपका दिन शुभ हो। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।